हमारे देश में एक नीति आयोग नाम की संस्था है जो नीतियां बनाती है। पहले उसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उसके जो सीईओ हैं यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो हैं अमिताभ कांत जो पूर्व आईएएस हैं। अब इन्होंने आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा है। इसमें एक पैराग्राफ पढ़ के मैं चौंक गया। इनका ये कहना है कि साहब हमने डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत बड़े सुधार किए हैं और हमने नई कंपनियों के लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर है वो 15% कर दिया है और जो पुरानी कंपनियां हैं उनको 30% से घटा के 22% कर दिया है। और ये OECD देशों के एट पार हम ले आए हैं, बराबर हम ले आए हैं। OECD देश 36 देशों की एक संस्था है। 36 देशों का, उसमें 36 देश मेंबर हैं। जो नीतियां किस प्रकार की बन रही हैं पूरे विश्व में, और बड़े विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश उसमें शामिल हैं। वहाँ कैसी नीतियां बनाई जाती हैं उसका सबका आकलन OECD देशों के माध्यम से किया जाता है, इस संस्था के माध्यम से किया जाता है। तो इनका कहना ये है, ये जो है बड़े गर्व के साथ अमिताभ कांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग ये बता रहे हैं, ये लिख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में आज 10 जून को कि साहब हमने टैक्स स्ट्रक्चर इतना अच्छा रिफॉर्म किया है कि हम OECD देशों के बराबर ले आए। अब खबरें कौन सी खबर कहाँ कैसे जोड़ी जाती है इसका आप जो है खेल देखिए। अच्छी बात है साहब आप ले आए। तो इस खबर को हमने जोड़ा टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस में 8 जून को ये छपी एक खबर है जिसमें बताया गया कि ये जो टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आपने कम किया है, इसकी वजह से इस साल, ये पिछले सितंबर में कम किया था, सितंबर 2019 में, इस साल इसकी वजह से लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए का टैक्स, हमारा इनकम टैक्स जो होता है कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स, वो घट गया है। इसका परिणाम ये हुआ। अच्छा साहब, अब आपने ये टैक्स कम क्यों किया था, पहले हम इस बात पे आते हैं। सितंबर में, यानी सितंबर 2019 में आपने यह कहते हुए इस टैक्स को कम किया था कि साहब हम ये चाहते हैं कि हमारी कंपनियों के ऊपर टैक्स का जो बोझ है वो कम हो, ताकि ये जो है इनके हाथ में कुछ पैसा ज़्यादा रहेगा तो ये निवेश करेंगी, ये निवेश करेंगी। अरे निवेश तो आदमी जब करेगा जब उसका माल बिक रहा हो। ये सोच आपकी कब थी? ये सोच आपकी थी सितंबर 2019 में। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी क्षमता उपयोग का डाटा रिलीज करता है हर क्वार्टर में, हर तिमाही में। यानी कि आपके कारखाने, आपके फैक्ट्रियां कितनी क्षमता पर काम कर रहे हैं, ये डाटा रिलीज किया जाता है। जब इन्होंने ये टैक्स कम किया सितंबर 2019 में, उस क्वार्टर में हमारे देश में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो 69% था और दिसंबर में घट के 68.6% हो गया, दिसंबर की तिमाही में 2019 में। अब खेल समझिए। इसका अर्थ ये है कि यदि किसी कंपनी की 100 गाड़ी बनाने की क्षमता है तो वो 68 गाड़ी, 69 गाड़ी ही बना रहा था जिस वक्त इन्होंने ये कहा कि टैक्स कम कर दो ताकि ये और ज़्यादा बड़ा प्लांट लगाएं। ये नीति निर्धारक हैं हमारे। मतलब अगर व्यक्ति की गाड़ियां नहीं बिक रही हैं और 100 में से जो गाड़ी बना सकता है वो 68 ही गाड़ी उसकी बिक रही हैं, तो वो और प्लांट और फैक्ट्री क्यों लगाएगा? इस तरह के नीति निर्धारक आपके लिए जो है देश में बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी बात की तस्दीक करते हुए कल यानी 9 जून को टाइम्स ऑफ इंडिया में, जहां ये अमिताभ कांत जी ने आज लिखा है लेख, उसी टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल पेज पर ये लेख 8
स्टेप्स टू रिवाइव इकोनॉमी, ये छपा है। ये रितेश कुमार सिंह का आर्टिकल है और ये हैं सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंडोनॉमिक्स कंसल्टिंग के। इन्होंने उसी बात को उठाया है कि जो आपने कॉरपोरेट का टैक्स कम किया था, वास्तव में उसकी वजह से कोई भी निवेश नहीं बढ़ा और निवेश बढ़ना भी नहीं था। जब मैं जितनी गाड़ियां बना सकता हूं उतनी बना ही नहीं पा रहा, तो मैं नया प्लांट किस वजह से लगाऊंगा। और ये सितंबर में ही ये नीति आयोग वालों को भी मालूम था, सरकार को भी मालूम था कि और निवेश अभी ये नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट ये नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी इस टैक्स को घटा दिया गया और 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है चपत सरकार को लग गई। इन्होंने 8 बिंदु जो बताए हैं रितेश कुमार सिंह ने अपने आर्टिकल में, इसमें 7वां बिंदु ये कहा है कि हमें जो ये कॉरपोरेट टैक्स हमने कम किया था, इसको हमें रिवर्स कर देना चाहिए, यानी उस नीति को हटा देना चाहिए। यानी टैक्स जो 22% कर दिया था उसको पुनः 30% कर देना चाहिए, क्योंकि किसी हालत में भी कॉरपोरेट वाले अभी जो है नया निवेश, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। तो ये बात, इस बात की भी तस्दीक हो जाती है। अब ये सारी बातें किसानों से इसका क्या मतलब है? पुनः इस पे आते हैं जो आज अमिताभ कांत ने जिक्र किया है, ओईसीडी देशों का। इनका कहना है कि ओईसीडी देशों के बराबर हमने जो है कंपनियों को टैक्स रेट दे दिया है। अब ओईसीडी देश, आपने कंपनियों को तो आदरणीय अमिताभ कांत जी सोच लिया, आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें कृषि की नीतियां भी आती हैं। कृषि के लिए आपने क्यों नहीं सोचा कि आप ओईसीडी देशों से कृषि में क्यों मुकाबला नहीं करेंगे? इस विषय में इंडियन एक्सप्रेस में 19 फरवरी 2019 को अशोक गुलाटी जी, जो एक प्रमुख एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं और ICRIER के जो है इन्फोसिस चेयर प्रोफेसर हैं, इनका ये लेख छपा है। तो इसमें बताया गया है कि चीन अपने देश के किसानों को प्रति वर्ष $232 बिलियन की मदद देता है और ओईसीडी देश औसतन $235 बिलियन की मदद अपने किसानों को देते हैं। ये 2016-17 का आंकड़ा है प्रति वर्ष। अब ये रकम कितनी बड़ी हुई? ये 232 बिलियन डॉलर यदि $75 के हिसाब से आज के रेट में माने लगभग, तो ये 17, साढ़े 17, 18 लाख करोड़ रुपया बनता है। तो मेरा प्रश्न, अमिताभ कांत जी, आप मुझे ये बताएं कि आप कंपनियों के लिए तो ओईसीडी देशों से मुकाबला करते हैं कि ओईसीडी देशों के बराबर हमने टैक्स नीतियां बना दी, तो ओईसीडी देशों के बराबर किसान को मदद आप क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं आप घोषणा करते हैं कि 17-18 लाख करोड़ रुपए की मदद हम प्रतिवर्ष किसान की करेंगे? हमने केवल ये कहा था कि पीएम किसान की राशि को 6,000 रुपये से बढ़ा करके आप 24,000 रुपये करिए। अगर आप इसको कर देते हैं और कल को इसमें अभी तो लगभग 9.5 करोड़ के आसपास किसान इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, ये लगभग 12, साढ़े 12 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचेगा, ऐसा सरकार का अनुमान है। तो यदि ये किसान हो भी जाते हैं तो लगभग आपका जो है 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का बजट इसमें बनेगा। अरे आप 3 लाख करोड़ रुपया देश के किसानों को नहीं दे सकते?